के साथ। सारा ब्राम स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं भूपेश कोहली। वो एक जंग लड़ रही है उस समाज से जो उसे रोज तोड़ने की कोशिश किया करता है, जिनके ताने सुनकर वो रोज मरती है और फिर खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती है। उनके मुताबिक उसे हंसने और मुस्कुराने का हक नहीं है। उसका घर से बाहर निकलना भी उनको गवारा नहीं है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसकी हंसती खेलती जिंदगी को सन्नाटे में बदल देने का किसको अधिकार था। जिंदगी हर वक्त उसका इम्तिहान लेती है। यह दास्तान सिर्फ एक की नहीं बल्कि ऐसे ही ना जाने कितनी लड़कियों की है जिन्हें हमारे ही समाज के कुछ घिनौने दरिंदों ने ऐसी जिंदगी तोहफे में दे डाली। क्या वाकई समाज इन्हें पहचान लौटा पाएगा? क्या इन्हें अपनापन मिल पाएगा? क्या कसूर है इनका जो आज वो घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर है? इसी पर करेंगे आज हम इस पूरे शो में 1 घंटे तक चर्चा, हमारी खास पेशकश चीख में। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे बार काउंसिल के सेक्रेटरी मुरारी तिवारी। बहुत स्वागत है मुरारी जी आपका। साथ ही मौसमी जी हमारे साथ मौजूद हैं, केडी सिंह फाउंडेशन की मेंबर हैं, और एक पीड़िता भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे आप बीती भी जानेंगे और आखिरकार समाज से वो कितना रुष्ट है ये भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हमारी खास पेशकश। आखिर कब तक महिला को उसके हिस्से की जिंदगी जीने को नहीं मिलेगी? कब तक उसके हिस्से का हर अधिकार उसको नहीं दिया जाएगा? रेप केसेस 2012 1,01,041। लंबित पड़े केसेस 86,032। दोषी करार 3,563। केस वापस हुए 11,463। रेप केसेस 2013 1,05,032। लंबित पड़े मामले 84,000। दोषी करार 4,563। केस वापस हुए 11,063। ये कड़वी हकीकत है हमारे देश की। ये हालात हैं हमारे देश के उन लाखों निर्भया की जिनकी जिंदगी बंद कमरे में सिमट कर रह गई है। ये चीख है उस बेटी की जो जन्म लेते ही उम्र भर बेटी होने की सजा भोगती है। ये आंसू हैं उस मां के जो खुद पुरुषों को जन्म देती है पर उम्र भर खुद खुली सांस लेने के अधिकार को मांगती है। ये जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठाती है तो सरेआम रौंद दी जाती है। क्या आपको पता है कि देश का कोई महानगर, कोई शहर या कोई गांव नहीं बचा जिसमें महिलाओं के साथ कोई खिलवाड़ न हुआ हो? हर चौथे मिनट पर एक महिला का उत्पीड़न, हर 15 मिनट पर एक महिला से छेड़छाड़, हर 1 घंटे पर एक महिला का यौन उत्पीड़न, हर 29वें मिनट पर एक बलात्कार। बलात्कार की घटनाओं में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल और तीसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। ये सब आंकड़े देश में महिलाओं की स्थिति को बयां कर रहे हैं। एक ऐसी कड़वी हकीकत जिसके साथ लाखों लड़कियां जीने को मजबूर हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक और खबर के बारे में अपने दर्शकों को बताते चलें। मेघालय में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घटना साउथ मारो हिल्स इलाके के गांव की है, जहां पर एक महिला के साथ उसके बच्चों के सामने पहले तो रेप करने की कोशिश की गई और जब उसने इसका विरोध किया तो उसके सर पर 6 गोलियां दाग दी गई। आरोप यह भी है कि गारो नेशनल लिबरेशन फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने या कहा जाए आतंकवादियों ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया है। घटना मंगलवार शाम की है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने 5 बच्चों और इस महिला के पति को घर के अंदर बंधक बना लिया था। आपको बता दें कि गारो नेशनल लिबरेशन फ्रंट को केंद्र सरकार ने 2012 में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था।
कि पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो मेघालय हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, तमाम प्रदेशों में जिस तरह से महिला अत्याचार लगातार बढ़ोतरी पे है, कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की महिला अत्याचार को लेकर असंवेदनशीलता है, जो इस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है महिला अत्याचार। It is a horrible thing and a very shameful thing, and I condemn it in the strongest term possible. But this is not an isolated case. Crime against women have been increasing in my state. It has been increasing elsewhere in the country, particularly in UP that we are seeing yesterday, today. To the extent that General Secretary General of the United Nations had to make some comments on that. So it is very bad, very shameful for our country as a nation. Therefore, I think we should do something very drastic to prevent crime against women. As far as Meghalaya is concerned, and my constituency today is concerned, you see, the law and order situation have been deteriorating for the last few months. There have been deaths in police custody. They are beaten to death by the officer in charge police station. There have been rape cases of rape, in the police station itself by the officer in charge, in the constituency and in the village of the chief minister himself. So it is a horrible thing that is going on. और इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ मौसमी जी मौजूद हैं, केडी सिंह फाउंडेशन की मेंबर हैं। मौसमी जी, अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो दिन ब दिन हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम बलात्कार के मामलों को देखें या सारी हिंसाओं के मामलों को देखें तो कई वजह हैं। लोगों का अवेयरनेस नहीं होना। अगर हम रेप केसेस को देखें तो उसके पीछे में हमें दिखती हैं कि कहीं ना कहीं अल्कोहल का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जितने हम छोटे बच्चों के साथ में रेप के केसेस देखते हैं उसमें हमने 90% केसेस में देखे हैं कि जो अक्यूज्ड है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नशे के हालत में था, जिस हालत में इन्होंने किया है। तो किसी एक वजह को हम जिसको मैं जिम्मेदार नहीं मानते हैं। एक जो हमारा समाज में अभी जो एक दौर चला आ रहा है कि हम इतने साल हो गए हम आज़ादी को हम पा गए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं औरतों को आज भी घर पे समाज में एक नीचे हिस्से में ही माना जाता है। उसका कोई वजूद नहीं है, उसकी आवाज नहीं सुनी जाती है। अगर बच्ची कोई घर पे आके कोई किसी ने उसके साथ में कुछ किया, उस बात को बताने की भी कोशिश करती है तो भी ये सोचा जाता है कि नहीं, शायद इसी की गलती है। कोई 14, 15, 16, 17, 18 साल की लड़की है और किसी ने कहा कि उसके साथ में किसी ने छेड़खानी किया। समाज भी आज हम देख रहे हैं, जिन बच्चों के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि समाज भी उसमें, और कई जगह पे तो माँ बाप भी अपने बच्चों के दोषी मानते हैं कि इसी ने कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से इसके साथ में ऐसा हुआ है। तो ये कोई आज की बात नहीं है, जो चला आ रहा है सदियों से, उसी चीज का शायद एक हम घिनौना रूप आज सामने देख पा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अलका महाजन हमारे साथ जुड़ी हैं। अलका जी, बताइए क्या कहेंगे आप? अलका जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं तो बताइए। मैं आवाज बोल रही हूँ, बोलिए आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, आप हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, आपको इस बारे में क्या रिएक्शन देना है? महिलाओं की जो हालत है वो खराब होती जा रही है दिन ब दिन। ये देखिए ना आप, ये जितनी भी महिलाएं आपके टीवी में आकर बैठती है, बताती हैं कि ये महिलाओं के साथ ऐसा होना चाहिए, महिलाओं के साथ वैसा होना चाहिए, और जितनी भी बड़े बड़े ओहदे वाली महिलाएं ये सलाहें देती हैं, क्या सच में वो इन सलाहों पे अमल भी करती हैं? ऐसी महिलाओं की सुरक्षा करती भी हैं या सिर्फ टीवी में ही एक बयान देने आती हैं बस? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसे उच्च पदों पर बैठे लोग नहीं है। हमारे यहाँ समाज सेवक हैं जो कि समाज में जो ऐसे लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं मदद करने के लिए पुलिस थानों में जाते हैं, उन लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए जागरूक करते हैं। मौसमी जी, ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि जहां पे हमें लगता है कि ऐसा नहीं कि हम खाली बातें करते हैं,
आज पिछले 1 साल से केडी सिंह फाउंडेशन जो है बलात्कार पीड़ितों के साथ में काम कर रहे हैं। 150 से भी ज्यादा बच्चों के साथ में और महिलाएं हैं जिनको हम साथ दे रहे हैं, उनको पुलिस स्टेशन से लेके अदालत में आखिरी तक ये केस लड़ने तक, क्योंकि किसी भी आम इंसान के लिए, पढ़े लिखे इंसान के लिए भी पुलिस स्टेशन में जाके खड़ा होना और अदालत, शायद ये 2 जगह है जहां पे कोई नॉर्मल इंसान जाना नहीं चाहता है, अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी नहीं जाना चाहता है। वहां पे जाके इन परिवार वालों का हौसला बुलंद करना और जाके ये बात करना, सिर्फ बलात्कार की जब बात आती है तो खाली केस दर्ज कर देने से या केस जीत जाने से बात खत्म नहीं हो जाती है। उसकी समाज के साथ में लड़ाई काफी लंबे और काफी आगे तक चलती है। उस पूरे समय में हम लोग जाके उनके साथ में साथ देते हैं ताकि कहीं ना हमारे विक्टिम हॉस्टाइल ना हो जाए, हमारा केस कहीं बीच में ना बंद हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें ही करते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हमने बहुत सारे और भी लोगों को देखे, बहुत लॉयर्स को देखे हैं जो आखिरी तक इन सबके साथ देते हैं। ऐसा नहीं कि खाली बातें करते हैं। जी, हमारे साथ मुरारी तिवारी भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं बार काउंसिल के और अच्छे जानकार हैं कानून के। मुरारी सर, यहाँ पर अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो अब ये देखा जा रहा है कि न सिर्फ गैंग रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बल्कि महिलाओं को मारकर पेड़ पे भी टांगा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो दबंग हैं या जो आरोपी हैं उनको ये है कि अगर ये पहचान जाएंगे, शिनाख्त हो जाएगी, इनके बयान दर्ज हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, मार दो तो फिर देख लेंगे क्या होगा। ये एक साइकिक बन चुकी है अपराधियों की। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि एक आम आदमी के दिमाग में ऐसा होता है कि अगर कोई ऑफेंस किया, ये एक क्रिमिनल की एक टेंडेंसी होती है कि जैसे कोई ऑफेंस किया, ऑफेंस करने के बाद इमीडिएटली जो सेकेंड स्टेज आता है उसके दिमाग में कि जो एविडेंस, रिलेटेड एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करो। उसमें ही ये भी एक पार्ट है कि जो विक्टिम है उसी को मार दो, वो ना रहेगी, ना वो किसी तरह की गवाही दे पाएगी, ना किसी तरह का उनके खिलाफ कोई मटेरियल आ पाएगा। तो मुझे लग रहा है भूपेश की ये जो कंसिक्वेंशियल डेथ हो रही है, लगातार जो अभी घटनाएं आ रही हैं, कि इसके बाद वो मारना बेहतर समझ रहे हैं। इस चीज की अप्रीहेंशन आपको जस्टिस वर्मा कमेटी जब बनी थी तो उस वक्त भी ये बात आई थी कि अगर इसमें हर एक नॉर्मल केस में अगर डेथ की पेनल्टी रखी जाएगी तो इस तरह की कंसिक्वेंसेस आएंगे, क्योंकि जो रेपिस्ट है वो यही कोशिश करेगा कि जो विक्टिम है उसको भी हाथों हाथ खत्म करो, सो दैट कि वो आगे आकर के गवाही नहीं दे पाएगी। जी मुरारी सर, आपसे डिस्कशन जारी रखूंगा। इस वक्त सऊदी अरब से हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लादू। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो महिला आयोग में बोला जा रहा है कि बस एक औरत को ही दर्जा देना चाहिए। अगर समाज के अंदर एक ही निष्ठा फैलानी चाहिए कि हर आदमी, हर तबके के लोगों को आगे आके ये अपना जो काम है, अपना जो जिम्मेदारी है वो निभाना है, ना कि आदमी और पुरुष के बीच में कंप्रोमाइज यानी अलग करना है। यानी दोनों को मिलकर चलाना है, ये समाज को आगे बढ़ाना है। दोनों औरत और मर्द को दोनों को मिलकर आगे बढ़ाना है, मेरा यही कहना है। इसलिए दोनों के बीच में आप फासला, महिला आयोग से ये कहना है कि दोनों के बीच में आप फासला मत बढ़ाइए। फासला नहीं बढ़ाना है, और जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं उन पर लगाम लगाने के लिए समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ एक पीड़ित भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आप बीती और उनकी लड़ाई कहां तक पहुंची और कितना न्याय मिलने की उनको उम्मीद है। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महिलाओं की ये हालत सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, ऐसे भयावह कहानियां बिखरी पड़ी हैं। और मध्य प्रदेश तो बलात्कार के मामले में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसी ही कुछ और दर्द भरी दास्तान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक आदिवासी लड़की को उसी के गांव के 3 लड़कों ने अगवा कर 29 मई को गैंग रेप किया। हद तो ये हो गई कि महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य में गांव के कंगारू कोर्ट ने पीड़िता के मां बाप पर न केवल मामला पुलिस के पास न ले जाने का दबाव डाला, बल्कि ऐसा करने पर उनके घर को आग लगाने और पूरे परिवार को गांव से निकाल बाहर करने की धमकी दे डाले। ये वाकया मोहम्मद बाजार के चुम्बेड़ा गांव का है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला 30 मई को मुंबई के भाईंदर इलाके में, जहां 29 साल की महिला को काम दिलाने के बहाने बुलाया था। आरोपी ने महिला को कार में बिठाया और दिन दहाड़े उसके साथ रेप किया।
रेप के वक्त आरोपी के साथ एक और शख्स था जिसने महिला के सिर पर बंदूक लगा रखी थी। इतना ही नहीं, राजस्थान के दौसा जिले के लाहड़ी का बाज गांव में एक नाबालिग मंदबुद्धि बालिका के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने बालिका के घर में घुसकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी घर में टीवी देखने के बहाने से घुसा था। महिलाओं के प्रति अपराध में अगर हम छेड़छाड़, भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, ऑनर किलिंग और एसिड अटैक भी जोड़ लें तो हमें पता चलेगा कि हाल कितने बदतर है। फिर वही सवाल आता है कि ये सब कब तक, कितनी निर्भया, कितने बदायूं, कैसे रुकेगा ये सब, कैसे बनेगा नया पुरुष। समय के लिए ब्यूरो। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं, जानी मानी मनोचिकित्सक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आप लगातार जो क्राइम रेट बढ़ रहा है और खासकर जो महिलाओं के प्रति इजाफा हो रहा है इन सनसनीखेज वारदातों में, इसके पीछे क्या वजह मानती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मैं इतना जरूर मानती हूँ, हम लॉ और ऑर्डर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन हर इंसान इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो इंसान माँ बाप हो, चाहे हमारा पूरा समाज हो, हम सब इस समाज को बनाते हैं मिलकर। चाहे वो एक डॉक्टर का रोल हो, चाहे वो एक इंजीनियर हो, कोई भी इंसान इस पूरे समाज का, हर एक इंसान इस चीज के लिए जिम्मेदार है। हमारे समाज में जैसे मैम ने बोला था कि अल्कोहल का रोल बढ़ रहा है, मीडिया भी एक्सपोजर, कहीं ना कहीं जो हमारे देश में अगर सेक्स भी एक ऐसा टैबू माना जाता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में ओपन टॉक नहीं करना, सेक्सुअल एजुकेशन राइट तरीके से राइट लोगों तक नहीं पहुंचना। जैसे अभी आप एमपी का भी केस दिखा रहे हैं, वहां पर लिटरेसी रेट कैसा है। अगर हम देखा जाए तो अगर हम मेट्रोज की बात करते हैं तो मेट्रोज में अगर यहाँ एक लड़का और लड़की मिलते हैं तो शायद घंटों बात भी करते हैं। और अगर हम छोटे शहरों की और कस्बों की बात करेंगे तो वहाँ लड़के और लड़की के एक रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज सेक्सुअल रिलेशनशिप ही आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये दबी हुई सप्रेस जो इच्छाएं हैं उनका होना, कहीं ना कहीं इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई और साधन ना होना, एक्सपोजर, मीडिया, हमारी फिल्म, चाहे टीवी चैनल्स हैं जिनके थ्रू और गलत तरीके से एक्चुअली चीजों को प्रेजेंट करना। आई वुड से आप हॉलीवुड की मूवी देखिए या बॉलीवुड की मूवी देखिए तो वहां पर भी मूवीज के प्रेजेंटेशन में फर्क होता है। यहाँ पर अगर फोकस किया जाता है तो एक लेडी के डीप कट पर फोकस किया जाता है, अगर उसने मिनी पहनी है तो उसकी फ्रॉक पर फोकस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलकर इस मेंटेलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। इवन बच्चे भी, माँ बाप खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं। माँ बाप अगर ऐसे इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चों को आगे क्यों नहीं एग्जैजरेट करेंगे। संस्कार अच्छे नहीं दिए जा रहे, बेसिकली आपका ये कहना है। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है और अवेयरनेस है। लॉ का कानून की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लॉ कानून इतना डिले है जिसकी वजह से उनको लगता है इन चक्रों में फंसेगा कौन। अगर बहुत ज्यादा पीड़ित लोग हैं तो वही पैसों की वजह से उनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं, या बहुत सारे लोग जो आगे नहीं आते। जैसे कि अभी इशू हो रहा था कि रेप के केस में जब फांसी की सजा मिल रही है तो वो सबूतों को ही मिटा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि रेप केसेस हो जाने के बाद पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है। भाषा जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। भाषा जी, आप किस तरीके से देखती हैं, कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो मीडिया में सामने आ जाती हैं, उन पर एक्शन होता है, पुलिस पर दबाव पड़ता है, लेकिन ऐसी हजारों केसेस, लाखों केसेस ऐसे होते हैं जो मीडिया में नहीं आते, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, जिनको हम जानबूझ के देखना नहीं चाहते। देखिए, हम सब लोग हंगामा करते हैं। मैं अभी जो आपने कहा डॉक्टर साहब ने, उस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में महिलाओं, बच्चियों, छोटी बच्चियों, मतलब 7 साल से लेकर 13 साल 14 साल की जो बच्चियों पर अपराध बढ़ा है और भयानक और बर्बरतम अपराध बढ़ा है, इसका सबसे पहला कारण जो दिखाई देता है वह यह है कि किसी को डर नहीं है। लोगों को यह पता है कि वह बलात्कार करेंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कन्विक्शन रेट के ऊपर पहले बात हो चुकी है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ घटनाओं के बारे में, जैसे जो अभी हम दिल्ली में चर्चा कर रहे हैं, आपका चैनल भी दिखा चुका है, जो हरियाणा की घटना है जिसकी चारों बच्चियां यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, वह एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। दलित बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ जब बलात्कार की घटनाएं होती है, दिल्ली में तमाम घटनाएं हुई हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि जो पेट्रियार्कल सोच है हमारी, जो नेताओं की सोच है, जब नेता इस तरह के बयान देते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव बयान दें, चाहे वो आरएसएस प्रमुख बयान दें, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस राजनीति नहीं, और इसके अलावा जो अपराधी होते हैं उनको तुरंत से तुरंत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर पीड़ित भी मौजूद है, विक्टिम भी मौजूद है, उनका नाम और पहचान हम जाहिर नहीं करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे और अगले पूरे सेगमेंट में इनसे बातचीत होगी। आप चलते रहिए समय के साथ। पुरुष
ये क्यों भूल जाते हैं कि जिनका ये इतना निरादर कर रहे हैं उसी स्त्री ने इन्हें जन्म दिया है, इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, आखिर कब तक उसके हिस्से की जिंदगी उसको जीने को नहीं मिलेगी, कब तक उसके हिस्से का हर अधिकार उसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब महिला चुप नहीं रहेंगी, वो लड़ेंगी, आवाज उठाएंगी, कदम उठाएंगी, घुट घुट कर जीना अब उनका मकसद नहीं है। मैं उस नियति को ठुकराती हूँ जिसने महिलाओं की जिंदगी में सिर्फ आंसू लिखे हैं। मैं अब खतरे से डरती नहीं। मैं देर से ही सही पर बढ़ते हुए तापमान को पहचानना सीख गई हूँ। अपने जिंदा होने की अहमियत समझ चुकी हूँ। मानसिक यातनाएं अब और नहीं सहूंगी। मैं बाहर निकलकर हौसला भी दिखाती हूँ। मैं अपनी खोई हुई अस्मिता और पहचान को दोबारा हासिल करके रहूंगी। मैं अपना जीवन संवार कर रहूंगी। नन्ही कोमल मुस्कान हूं मैं, कोई हवस का सामान नहीं। मान सम्मान है मेरा अभिमान। अब ठान लिया है कि और अत्याचार नहीं सहूंगी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब और नहीं डरूंगी। जिन्होंने गलत किया वो डरे, उनको सजा होगी। मैं नहीं डरूंगी, किसी से नहीं डरूंगी। पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं, एक विक्टिम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, पहचान गुप्त रखेंगे, नाम भी हम इनका नहीं बता सकते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, आप अपनी आप बीती बताइए, किस वक्त ये घटना हुई आपके साथ और अभी फिलहाल क्या उस केस का स्टेटस है? मार्च 2012 की बात है। मेरे सामने वाले पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे धोखे से अपने घर बुलाया, उसकी वाइफ ने, आदमी की वाइफ ने। तो जब मैं गई उनके घर पे तो मुझसे कहा कि 2 मिनट अंदर बैठ। तो मैं गई तो उस औरत ने बाहर से गेट की कुंडी लगा दी और अंदर उसका आदमी था, उसने मेरे साथ गलत किया। तो फिर इसी तरह से मैंने कहा अपने घर बताऊंगी, तो मुझे कहा कि जान से मार देंगे, तेरे घर वालों को जान से मरवा देंगे। तो मैं इतना डर गई थी और मुझे इतना मारा था, मेरे दिमाग पे इतना प्रेशर था कि मैं कुछ कह ही नहीं पा रही थी। घर पे इतना डरी हुई थी मैं। तो मुझे ऐसे ही बार बार बुलाते रहे। मुझे दूसरी बार बुलाया उन्होंने, सितंबर की बात है। तो देवेंद्र के उसके आदमी के साथ वहाँ पे 2 इंसान और मौजूद थे। उन दोनों ने भी मेरे साथ गलत किया और इसकी औरत ने बाहर बैठ के ऐसे पहरा दिया कुंडी लगा के। मेरे साथ 3-4 बार ऐसा हो चुका है। 3 बार ऐसा किया, गलत काम किया मेरे साथ उन्होंने। नहीं, तो जब आपको दोबारा बुलाया था तो आप क्यों गई? आपके ऊपर कोई दबाव था? दबाव? वो आपको डराते धमकाते थे? मुझ पे इतना प्रेशर था कि जान से मार देंगे। मेरी उन्होंने वीडियो बना रखी थी, कहते वीडियो जो बना रखी है वो इंटरनेट पे डाल देंगे अगर तुम नहीं आई तो। मुझ पे इतना प्रेशर था कि मैं कुछ बता पा रही थी किसी को, और मैं बस उन्होंने मुझे धोखे से फंसा दिया था बस। फिर आपने कैसे बताया? एनजीओ को बताया, किसी महिला संगठन को बताया, अपने माताजी पिताजी को बताया, पुलिस में गए, पुलिस ने मदद की? पुलिस ने कोई मदद नहीं की। पुलिस ने तो FIR भी नहीं लिख रहे थे पुलिस वाले तो। पुलिस वाले तो FIR जो करवाई 1 दिन बाद करी उन्होंने FIR से। आज हम गए, आज तो की नहीं, रात को की हमारी FIR उन्होंने। सभी लोगों का नाम लिखा उसमें? उन्होंने FIR में नाम लिखवा दिया, लेकिन अगले दिन उन्होंने एक को दोषी साबित कर दिया, औरों को निकाल दिया। मौसमी जी, आप इस केस को वॉच कर रही होंगी, देख रही होंगी, क्या रहा पुलिस का नजरिया? क्या रहा? क्या कानून अपने तरीके से, ठीक तरीके से, जिस तरीके से पुलिस को जितनी संजीदगी से काम करना चाहिए था, उतनी संजीदगी दिखी पुलिस की कार्रवाई में आपको? खाली इस केस की नहीं, और भी बहुत सारी केस है जो अभी हम आपके इसमें आने से पहले हम लोग गेस्ट रूम में बैठ के बातें कर रहे थे। हाल फिलहाल में किसी केस में हमारी टीम गई और FIR दर्ज कराने की कोशिश की। हमारे साथ में होने के बावजूद वो FIR दर्ज करने में हमें 6 घंटे लगे। तो हम लोग वहां पे बैठ के यही सोच रहे थे कि जहां पे हम साथ में हैं
वहां पे अगर हमें एफआईआर दर्ज करने में 6 घंटे लग रहे हैं, तो जब ऐसे गांव के लोग जो आ जाते हैं, अपने से आ जाते हैं, थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं, उन लोगों की दाद देते हैं जो थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं और जाके पुलिस स्टेशन तक पहुंचते हैं। रही बात इस बच्ची की, इसको एक लेवल पे तो पुलिस ने मदद नहीं की, पर ऊपर लेवल पे जाके पुलिस ने इनको मदद की है जब बहुत प्रेशर बढ़ा है। और इस बच्ची की जहां तक हम आशा की बात करें, इसकी लड़ाई सिर्फ पुलिस से या कोर्ट के अंदर में नहीं है, और ये हर बलात्कार पीड़ित बच्चों के साथ में है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई तो समाज के साथ में है। पूरा हालचाल आपसे जानेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम चर्चा इस मुद्दे पर भी करेंगे कि आखिर अगर पुलिस कर्मियों के पास ये बच्ची गई थी तो इसकी शिकायत दर्ज करने में इतनी देर क्यों लगा दी, और आखिरकार कौन सी आईपीसी की धाराएं लगाई गई, क्या हल्की धाराएं लगाई गई, क्या पुलिस ने उनको बचाने की कोशिश की गई, इस बच्ची के क्या अधिकार थे उस वक्त, इस पर भी बातचीत करेंगे। जाने माने अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है। छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी। ये खबर आपको हिला देगी, ये खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हर मां हो जाए सजग, हर पिता हो जाए होशियार, हर बेटी कर ले हौसले बुलंद। आज सास बहू के सीरियल भूल जाइए, समाज की चौंकाने वाली हकीकत, समाज की सबसे बड़ी समस्या का निकालिए हल समय के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं पिछले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति का हाल। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, छोड़ दो मुझे। ये शब्द बार बार मेरी सुबह कहते नहीं थक रही थी, लेकिन वो पैगाम अपना दर्द की भरा खेल खेलता रहा। मैं माँ बाप की प्यारी सी हंसती खेलती बेटी थी। मुझे भी बड़ी ही नाचों से उन्होंने पैदा किया, अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक हैवान मेरी जिंदगी में आएगा और तरह की भरा खेल खेलकर मुझे नोच कर चला जाएगा। आज जिंदगी एक बंद कमरे में सिमट कर रह गई है। एक भूख सी मन में उठती है कि काश मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता, काश मैं उस वक्त वहां मौजूद ही ना होती। क्या कसूर था मेरा जो आज मैं इस हालात में हूँ? मैंने तो आज तक किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं, तो फिर मुझे इतना दर्द क्यों मिल रहा है? पीछे मुड़कर देखती हूँ तो याद आता है मुझे अपना बहनों के साथ खेलना, माँ का दुलार, पिता का अनुशासन और पूरी दुनिया देख लेने का ख्वाब। लेकिन आज बस जिंदगी एक सवाल बनकर रह गई है। मेरी जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो आज इस दर्द को, जख्म को अपने अंदर समेटे हुए हैं। कैसे कोई भूल सकता है बदायूं में गैंग रेप के बाद हत्या और लाशों को पेड़ पर लटकाने का मामला। लेकिन ये अकेला ऐसा मामला नहीं है। बदायूं गैंग रेप कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि सीतापुर के मिश्रिक इलाके में एक युवती का शव आम के पेड़ से लटका हुआ पाया गया। मामला बेनीपुर गांव का है। युवती के परिजनों का आरोप है कि 6 लोगों ने उसका अपहरण कर उसके साथ गैंग रेप किया और फिर उसकी हत्या कर पेड़ से लटका दिया। परिजनों ने बताया कि युवती शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने केवल हत्या की रिपोर्ट ही दर्ज कराई है। पुलिस गैंग रेप की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर रही है। यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वो दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बदमाशों को पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं रहा। ताजा मामला बादलपुर का है, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक नाबालिग दलित लड़की को जबरन बाजार से उठा लिया और दूर ले जाकर तीनों ने उसके साथ गैंग रेप किया। घटना शाम 7 बजे की थी और रात करीब 10 बजे के आसपास पीड़ित लड़की किसी
तरह बदमाशों के चंगुल से छूटकर घर वापस आई। कानपुर देहात में भी एक दलित नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 2 दबंग लड़कों ने गैंग रेप कर दिया। पीड़ित लड़की के परिजनों ने जब घटना की शिकायत करनी चाहिए तो दबंगों के दबाव में पुलिस ने लड़की के परिजनों को पहले तो थाने से भगा दिया और जब परिवार बार बार थाने पर तहरीर देने पहुंचने लगा तो उल्टे लड़की के परिजनों के खिलाफ ही मारपीट मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना बीती 22 मई की है जब गांव के ही 2 दबंग युवक मंगल और अनूप ने पीड़िता के घर घुसकर 14 साल की नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंग रेप किया था। ग्रेटर नोएडा के जारचा इलाके में दलित महिला से गैंग रेप का मामला सामने आया। आरोप है कि एनटीपीसी में काम करने वाले युवक पप्पू यादव, नरेश और 3 बाकी के लोगों ने मिलकर युवती को नौकरी का झांसा दिया और फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। मथुरा में नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। आरोप है कि स्कूल संचालक समेत 3 लोगों ने एक होटल में बुलाकर महिला के साथ गैंग रेप किया। इतना ही नहीं, अब तो महिला जज भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। अलीगढ़ में महिला जज ने 2 लोगों पर दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्हें नशीला पदार्थ पिलाकर जान से मारने की कोशिश तक की गई। ये सब इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि ऐसी हर घटना पर हम वैसे ही नहीं चौंकते, वैसे ही नहीं डरते, वैसे ही नहीं आंदोलित होते जैसे दिल्ली के निर्भया कांड पर हुए थे। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद हुए आंदोलन और कानून में हुए बदलाव के बाद लगा था कि इन अपराधों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जुल्म की इंतहा है कि रुकने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारी खास पेशकश पर देश के तमाम राज्यों से लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जोधपुर से सोहन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सोहन, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी जो विचारधारा है, हर धर्म हर जाति के लोग अपने अपने भगवानों की पूजा करते हैं। पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में मुसलमान भाई जाते हैं, क्रिश्चियन में कृष्ण पूजा करते हैं, सिख धर्म अपने गुरुद्वारे में जाते हैं। तो उनकी विचारधारा मतलब महिलाओं के प्रति ऐसी क्यों होती है? वो विचारधारा जब पूजा करते हैं तो वही विचारधारा बाहर होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा हमारा राष्ट्र के अंदर कितना एक विचार जाएगा, ऐसी भावना क्यों नहीं है? और दूसरी में ये कहना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया, आपकी बात हमने सुनी। अगर हम पूजा करते हैं तो स्त्री भी पूजनीय लायक होती है, ये कहना है आपका। लेकिन मुरारी सर, यहाँ पर अगर इनकी बात करें, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विक्टिम, हालांकि इनका बदला हुआ नाम हम बता रहे हैं, असली पहचान नहीं बता रहे, ऐसे में जो इन्होंने बताया कि ये जो घटना घटी उसके बाद पुलिस के पास गई, पुलिस ने इनको पहले दिन चलता कर दिया, दूसरे दिन तमाम एनजीओ के साथ ये वहां पर गए, समाज सेविकों के साथ वहां पर गए, तब 6 घंटे के बाद मामला दर्ज हुआ। इनका अधिकार क्या कहता है? देखिए, जहां तक एफआईआर का सवाल है, जैसे ही कोई भी मैटर आया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का, तो पुलिस की सबसे पहले भूविज ड्यूटी है कि मुकदमा दर्ज करें इमीडिएटली, इवन विदाउट डिले ऑफ 10 मिनट्स। मैं कहता हूं 2 मिनट भी डिले नहीं होना चाहिए। जैसे कोई आदमी गया थाने में, पुलिस की पहली ड्यूटी है कि उसका मुकदमा दर्ज करें। पुलिस का ये पावर जरूर है कि वो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, अरेस्ट डालना है कि नहीं डालना है उसका डिस्क्रिशन होगा, बट एफआईआर दर्ज करना उसका मैंडेटरी और सबसे पहले फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करके उनको एक कॉपी दें कि आपका हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके बाद वो जो उसमें कनेक्टेड लोग हैं उनको अरेस्ट करें, या नहीं भी करें उनको बुला के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है पुलिस। हमारे यहाँ ऐसा मर्डर के केस तक का भी पुलिस को लिबर्टी है कि भाई आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं अरेस्ट करने से पहले, बट मुकदमा दर्ज करना एक प्राइमरी ड्यूटी है। अगर कहीं 6 घंटे की भी देरी हुई तो उसके लिए जो कंसर्न ऑफिसर है उसकी जवाबदेही है, उसके डिपार्टमेंट में उसका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल सकता है। यहाँ पर यह भी घातक है कि 161 के तहत बयान ही दर्ज नहीं हुआ आज तक। अच्छा, जो 164 इन्होंने बताया, 164 सीआरपीसी में जब भी कोई बयान रिकॉर्ड किया जाता है तो प्रोसिक्यूशन की कोशिश रहती है कि जो विक्टिम है उसकी सही बात एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हो जाए, जिससे कि वो आगे के लिए भी कोई दबाव भी आए तो उसको बदलना न पड़े और उस बयान के आधार पर आगे प्रोसिक्यूशन अपनी कार्रवाई करे। वो बयान फिर दोबारा आके रिट्रीट करना पड़ता है कोर्ट में। जब एविडेंस होता है
तो उस वक्त दोबारा आके उस बयान को रिपीट करना पड़ता है। तिवारी साहब आपको रोकूंगा यहाँ पे। गाजियाबाद से हमारे साथ विनोद कुमार हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। विनोद बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर, ऐसा है, ये मैं आपका जो देख रहा हूँ आपके इसको प्रोग्राम को जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है दिन रोज जो है इसमें जो क्राइम बढ़ रहा है रेप का जी, इसके लिए मैं एक तो ये चाहता हूँ कि हर जो विद्यालय है जो प्राइमरी से लेकर के और इंटर कॉलेज तक के जो भी हैं जी, इसमें एक तो जो इनको जो है शिक्षा दी जाए इन लोगों से बचने के लिए। और दूसरा ये है कि हर थाने में महिलाएं जो कांस्टेबल होती हैं और लोग भी होते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जो महिलाएं वहां पर पहुंचती है और उनकी जो रिपोर्टें लिखी जाए। और इसके लिए जो है एक जो टास्क जो फोर्स है, जो क्या नाम है आपका, जो कोर्ट है उसकी जो है ये सीमा होनी चाहिए 3 महीने की, लगभग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसमें इनका जो केस चले और केस चलने के बाद अगर जो है ये जो क्या नाम है आपका जो रेप जो आरोपी है जी, अगर वो उसका जो क्लियर होता है तो उसको जो है सजा कम से कम फांसी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया विनोद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे कॉलर का ये कहना है, जागरूक कॉलर कहा जा सकता है, कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि स्कूलों में इस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए। साथ में जो स्टेशन होते हैं वहां पर महिला पुलिसकर्मियों को ज्यादा तैनात किया जाए जो कि महिलाओं की खासकर शिकायत सुने, और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट चलने चाहिए। भाषा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही अभी आपके कॉलर ने भी, और जिसपे मुझे लगता है कि हमें भी और ध्यान देना चाहिए कि जो अधिकारी जो पुलिस कर्मी वहां बैठा हुआ है वो अगर नहीं एफआईआर करता है, वो अगर बयान नहीं लेने की प्रक्रिया करता है, तो सवाल है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है। अगर हम यहां तक फोकस कर पाए कि कार्रवाई इनिशियल लेवल पर, क्योंकि ध्यान दीजिए कि जो तमाम केसेस हैं वो इतने लंबे चलते हैं कि इतने लंबे तक उस परिवार का खड़ा हो पाना। आप दिल्ली की घटना बताइए जिसमें गुड़िया बच्ची है जिसके साथ बलात्कार होता है, उसके घर वालों को 6 घर बदलने पड़े, इससे बर्बाद। तो पहली चीज ये होनी चाहिए कि जो अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं अदा कर रहा, स्पेशली सेक्सुअल वायलेंस के मामले में, उसके खिलाफ एक कार्रवाई का प्रावधान बहुत सख्त क्या विक्टिम को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है? एक अपने जो जिन लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ, और दूसरा क्या समाज के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ती है? एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी। और एक पीड़ित भी हमारे साथ मौजूद है, आशा। इनका बदला हुआ नाम है, असली नाम और पहचान हम गुप्त रख रहे हैं। आशा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि 2-3 बार आपके साथ ये सनसनीखेज वारदात हुई, उसके बाद अभी तक आपके केस की क्या स्थिति है? क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया गया? उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई? हाँ, उनको गिरफ्तारी के वारंट आए थे, वो गिरफ्तार हो गए थे। और केडी सिंह फाउंडेशन ने बहुत साथ दिया। अगर केडी सिंह फाउंडेशन नहीं होती तो हम इतना आगे तक पहुंच ही नहीं सकते थे। आप अपनी लड़ाई से भी संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि उनको जल्द से जल्द और सजा होनी चाहिए? नहीं, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ कि उनको सजा होनी चाहिए। अभी जो मैं चाहती हूँ उनको फांसी होनी चाहिए। अभी जब तक वो नहीं होगी मैं संतुष्ट नहीं। जिस तरीके से ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, अब कोर्ट में केस सही चल रहा है। समाज की अगर बात करें तो समाज में कितनी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी? ये तो एक केस हो गया आपके साथ, जो गलत काम किया उन लोगों ने, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे आप कितना नाराज हैं? कोर्ट में जितना मुश्किल है लड़ाई लड़ना, उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है समाज के साथ। समाज सामने से तो ये बोलता है, गलत बोलता है हमारे बारे में, लेकिन पीछे से भी जैसे हमारे सामने से बोलता है कि हम साथ हैं, लेकिन दूसरों के सामने ये बोलते हैं नहीं, लड़की की कमी है, इसकी माँ की कमी है, इन्होंने अच्छे संस्कार नहीं दिए। वो क्यों बोलता है? उनकी गलती है। वो समाज से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। समाज सोचता ही नहीं है कुछ। अभी जो अलका, समाज से ज्यादा दिक्कत होती है। लुधियाना से रोमित हमारे साथ मौजूद है, हमारे अगले कॉलर। रोमित, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ऐसा है कि लोगों की अपनी सोच बदलनी चाहिए जी। लोग अपनी माँ बहनों समझते, लोग दूसरी को माँ बहन नहीं समझते, यही बात है। और अपना जो हमारा जो कानून है सख्त नहीं है। हमारे देश का कानून कुछ नहीं है, लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। भाषा जी, ये इसको बड़ी गंभीरता से लिया जाए। लोगों का कानून पर से धीरे धीरे विश्वास उठने लगा। उनका कहना है कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं होता। आप पुलिस में चले जाइए तो अपनी 2 मुसीबतें और मोल ले लेते हैं आप। देखिए, ये बात जरूर है कि एक समाज में लॉलेसनेस है। लोगों को लगता है कि कानून के जरिए कितने समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप भी हमारे सामने हैं।
पिछले कुछ समय में ये जागरूकता आई है, बड़े पैमाने पे लोग सामने आ रहे हैं। अब दब के बैठना, देखिए आपका जो पूरा प्रोग्राम था उसने दिखाया कि फांसी से लटका देना, यानी इतना प्रतिशोध है, इसमें प्रतिशोध है। सवाल सिर्फ रेप का नहीं है, यहाँ रेप प्रतिशोध के साथ हो रहा है। वो प्रतिशोध मैन पावर का है, वो प्रतिशोध कास्टिज्म का है, वो जातिवाद का है, वो मर्दानगी का है। तो इसको टकराने के लिए बहुत जरूरी है कि कानून की कार्रवाई तगड़ी हो और सामाजिक बहिष्कार हो। जैसे ऐसे लोग जो सामने आते हैं, आप देखिए तमाम बेल पे छूट जाते हैं, लंबे समय तक घूमते रहते हैं। तो जब तक दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी कि पॉलिटिकल पावर, ऐसा कोई भी नेता जो बयान दे रहा है रेपिस्ट के फेवर में, उसके खिलाफ भी कार्रवाई का एक प्रोसेस शुरू होना चाहिए। जो पुलिसकर्मी खड़ा हुआ है उसके खिलाफ, और डेफिनेटली जो समाज है, जो संगठन है, जैसे अभी हमारी जो बहन बोल रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम तमाम लोग, हम पत्रकार बिरादरी, हम जानते हैं कि जब एक युवा पत्रकार ने आरोप लगाया अपने संपादक के ऊपर, तो आधा जो मीडिया था वो ये मान के चल रहा था कि वो महिला दोषी, जबकि आपका कानून, इस देश का कानून कहता है कि प्राइमा फेसी कोई लड़की, कोई महिला आरोप लगाती है तो सामने वाले को प्रूफ करना है कि वो आरोपी, वो दोष मुक्त है। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, नोएडा से अश्विनी है। अश्विनी बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कहना चाहता हूं कि आजकल से जो रेप की घटनाएं हो रही हैं जी, इसके विषय में सर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए सर, जो कि सर इसका फैसला सर विद इन मंथ होना चाहिए। और सर जिस यूपी में घटनाएं बढ़ रही हैं, सर इसके सारी जिम्मेदारी से मुलायम सिंह यादव को देनी चाहिए। क्योंकि सर अगर हमारे देश का नेता जो है, जिसकी सरकार है, वो ऐसा बयान देगा तो सर युवाओं को सर क्या संदेश जाएगा। तो सर हम चाहते हैं कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इसके खिलाफ सर ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि ये रेप घटनाएं यूपी में क्या पूरे भारत में कम हो सर। जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ अधिवक्ता भी मौजूद हैं, डॉक्टर निशा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि जिस किस्म के केस उनके पास आ रहे हैं, गांव या शहरों में क्या फर्क होता है। एक छोटा सा ब्रेक। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर निशा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अगर आजकल के फिलहाल की बात करें तो जिस किस्म के केस आपके पास आ रहे हैं उसमें कितनी भयावहता दिखाई देती है, या उस किस किस्म के केस आपके पास आ रहे हैं? देखिए, मैं मोस्टली जब भी काउंसलिंग करती हूँ और कोई पेशेंट अगर किसी इमोशनल अनस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहा होता है, बहुत बार उनकी हिस्ट्री में जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पर अगर हम मेल और जेंडर की बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ मेल या फीमेल हो, उनमें सेक्सुअल अब्यूज हो रखा होता है, जिसे हम बोलते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बहुत बार डायग्नोसिस के दौरान, और जब मैंने ऐसे पेशेंट्स के साथ काम किया है, तो ये आता है कि परिवार के खुद के सदस्य भी रेप करते हैं और कहीं ना कहीं माँ बाप इस कम्युनिकेशन गैप को समझ नहीं पाते। कई केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे अपने माँ बाप को बताते तक नहीं है अगर ऐसी घटना होती है, और अगर वो बताते तो माँ बाप उस बात पर यकीन नहीं करते। तो मुझे जो इन सब घटनाओं में एक चीज आती है, सोशल प्रेशर, समाज के डर से हम मुंह चुप रख के बैठते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ गलती होती है, अगर इस लड़की की भी बात करें जो आप जिसका नाम आपने आशा बदल कर रखा है, उसके केस की भी बात करें, इसके साथ वो घटना 2-3 बार हुई, तो कहीं ना कहीं डर कर इस लड़की ने भी अपने माँ बाप से वो कम्युनिकेट नहीं किया, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो पहले मुझे लगता है हर एक इंसान के मन से ये डर निकलना चाहिए। बुरा क्या हो सकता है। मुरारी साहब, यहाँ ये जानना चाहेंगे आपसे, आपके पास यहाँ ये जानना चाहेंगे कि जिस डर की बात कर रही हैं वो डर निकलेगा कैसे, क्योंकि पुलिसकर्मी पर मजाक बनाते हैं। अगर कोई ये एक सोशल मूवमेंट का काम है और धीरे धीरे चीजें बदली हैं। मैं भाषा जी की बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि ट्रायल में हम लोग डेली देखते हैं, डे टू डे बेसिस पे ऑल ओवर कंट्री ट्रायल हो रहा है, जहां भी रेप के मैटर आ रहे हैं। और बेल तो बिल्कुल एक्सेप्शनल केसेज में जहां आउटराइटली, लेकिन ये केसेस की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? नहीं, तादाद हो सकता है पहले से कम हो, अब रिपोर्टेड ज्यादा हो रही है, सोशल कम्युनिकेशन बढ़ गया है, लोगों तक चीजें जा रही हैं। और इसका एक फायदा, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अब इसमें डिसीजंस हो रहे हैं, सजाएं हो रही है लोगों को, और एक महीने के अंदर में सारे पनिशमेंट्स हो रहे हैं जहां जहां बनती है पनिशमेंट। मुकदमा दर्ज होने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पनिशमेंट ही हो जाए, गलत है, सही, लेकिन जो उसका निर्णय होना चाहिए वो हो रहा है। भाषा जी, यहाँ पर कुछ लोग, कुछ पीड़ित जो हैं वो अपने केसेस वापस ले लेते हैं, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे भी दबाव, डर? देखिए, उसके पीछे दबाव और ये मानना कि कुछ हमें न्याय नहीं मिलेगा और कितने समय तक हम लड़ेंगे। और मैं मुरारी जी की बात से दूसरी चीज कहना चाहूंगी कि जो केसेस हो रहे हैं, ये मानना कि अपराध कम हुए हैं सरासर गलत है, क्योंकि जो होल नोशन ऑफ मर्दानगी है कि आपको प्रूफ करना है, आप रेप के हिसाब से चलते हैं कि वो एक कल्चर का पार्ट है, कुछ भी कर लीजिए आपके खिलाफ नहीं होगा। तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो जिस तरह की बर्बर घटनाएं, बर्बरतम घटनाएं हो रही हैं, इसका साफ मानना है
कि आपके यहाँ जो पेट्रियार्कल सोच है वो बढ़ा है, उसको बिल्कुल आप मान के चलिए कि कहीं भी दिमाग में डर नहीं है, खौफ नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, डर और खौफ खत्म हो चुका है पुलिस का। हमारे साथ मौसमी जी मौजूद है। मौसमी जी, क्या लगता है आपको, ये डर और खौफ क्यों खत्म हो रहा है? जो बातें कही जाती हैं कि ये पुलिस सेल बना दिया है, ये वुमेन सेल बना दिया है, ये कॉलर सेल बना दिया है, यहाँ पर आप कॉल करें तो तुरंत आपको मदद मिलेगी, क्या ऐसा जमीनी हकीकत में है? नहीं, ऐसा जमीनी हकीकत में नहीं है। एक कोई चीज को बना देना और उस चीज को चलाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। पिछले 1 साल से फाउंडेशन काम कर रही है, केडिशिंग फाउंडेशन काम कर रही है। जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारी फाउंडेशन बच्चों की साथ देती है, इस तरीके का साथ उनको प्रशासन से भी मिलना चाहिए। आपके कॉलर ने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि सेक्स एजुकेशन के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में क्लास 3 से जहां पे आप मैथ्स गणित सिखाते हैं, वहीं से जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। और जहां पे घर पे माहौल बदलने की बात हो रही है, वहां पे माहौल, उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देने की बात हो रही है। वहां पे एक स्कूल में ये एजुकेट किया जाए, जो हमारी फाउंडेशन अभी कर रही है गांव में जाके। डॉक्टर साहब जो बात कर रही हैं, जिन पेशेंट्स की बात कर रही हैं, वो ज्यादातर शहरी हैं, क्योंकि वो शहर में प्रैक्टिस कर रही हैं। आप गांव में जाइए, देखिए 80% जनता तो हमारी गांव में रह रही है। वहां पे स्थिति देखिए आप, वो उन रेप केसेस की एनालिसिस क्या हो रहा है, तैयार करना शुरू से उनको गुड टच बैड टच के बारे में स्कूल से बताया जाए। अगर उनके साथ कोई गलत हो रहा है रेप क्या तो है, उसके बारे में पूरी जानकारी हो। कानून क्या है। इस बीच हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं सऊदी अरब से, मुशर्रफ अली। अली साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, नमस्ते भूपेश जी। हेलो जी जी, नमस्कार भूपेश जी। नमस्कार अली साहब। सर ये जो है, ज्यादातर हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर पॉलिटिक्स ने ही हमारे कानून को खराब किया हुआ है, और पॉलिटिक्स को बदलना पड़ेगा। इसको पॉलिटिक्स, कोई भी गलत काम होता है, बलात्कार होता है, कोई जुर्म करता है, उसके लिए नेता ज्यादातर मुद्दा ही बाद में पहुंचता है थाने में, नेता उसको बचाने में आगे आ जाते हैं अगर कोई जानकार होता है। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ अली साहब, सऊदी अरब से हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। और हम पीड़िता से भी ये वायदा करते हैं कि अगर उन पर किसी तरह का कोई दबाव पड़ता है तो हमारा चैनल वो रिपोर्टिंग करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। बिना किसी दबाव के वो रिपोर्टिंग होगी और उस खबर को भी बाकी से दर्शकों के सामने रखा जाएगा और इनके केस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।